हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा संपन्न कराई जाती है, जिसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हल कर रहे हैं। तो अभी तक भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हल करा दिया गया है। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इससे संबंधित जितने प्रश्न आयोग द्वारा पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी। तो यह अवधारणा प्रथम बार एजी टांसले के द्वारा दिया गया था। कब? 1935 में। इन्होंने अपने वनस्पतियों की अवधारणाओं पर प्रकाशित पत्र में किया था इसका उल्लेख। टांसले ने माना कि एक जीव को बायोम के पर्यावरण अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र से अलग नहीं किया जा सकता। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की मूल इकाई मानी जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल का एक खंड है जिसमें जीवित जीवों का एक समुदाय तथा भौतिक वातावरण दोनों के बीच क्रिया और आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्लाइमेक्स कहलाता है। क्लाइमेक्स अर्थात चरमोत्कर्ष समुदाय का एक ऐसा समुदाय है जहां पौधों और जंतुओं की आबादी स्थिर होती है और अपने पर्यावरण के साथ संतुलन में रहती है। यह समुदाय विकास के एक ऐसे चरण में पहुंच जाता है जहां प्रजातियां एक दूसरे के साथ और अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेती हैं। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह को क्लाइमेक्स समुदाय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास का उसके पर्यावरण से संबंध का अध्ययन है। तो ऐसे संबंध के अध्ययन को हम लोग समपारिस्थितिकी कहते हैं। किसी समुदाय के संयोजन, संगठन व समुदाय या उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन समपारिस्थितिकी अर्थात सिनकोलॉजी कहा जाता है। आर्टकोलॉजी के तहत किसी एक प्रजाति का उसके अपने पर्यावरण के जीवित और निर्जीव कारकों के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है। तो जीवोम अर्थात बायोम, इनमें कौन सा नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र बायोम नहीं है, जबकि रेगिस्तान, घास का स्थल और टुंड्रा ये सभी जो है जीवोम के नाम हैं। जीवोम क्या है? जीवोम एक बृहद भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें पौधों और जंतुओं के समुदाय शामिल होते हैं। यहाँ पर सभी जीव जंतुओं में न्यूनतम समान विशेषताएं होती हैं और जीवोम के सभी क्षेत्रों में समान पर्यावरणीय परिस्थितियां पाई जाती हैं। साधारणतया एक जीवोम को वहाँ की प्रमुख वनस्पति के आधार पर जाना जाता है और उसी के आधार पर उसका नामकरण होता है। जीवोम के कई प्रकार हैं, जैसे घास भूम जीवोम, मरुस्थल जीवोम, टुंड्रा जीवोम आदि। पारिस्थितिकी तंत्र जीवोम का एक अंग नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल सौर ऊर्जा होता है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है, जो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का एक मुख्य प्रेरक बल है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं और अन्य जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। इसलिए ऊर्जा का यह प्रवाह जो सूर्य से शुरू होता है, पारिस्थितिकी तंत्र को चलाता है। अगला प्रश्न है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? अब जो विकल्प दिया गया है उसमें आपको खाद्य श्रृंखला का क्रम बताना है। तो सही विकल्प जो है घास। घास इसका भक्षण कौन करेगा? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक। और मेढक को खाद्य श्रृंखला में कौन खाएगा? सर्प। इसलिए विकल्प ए सही है। अब देखिए, घास यहाँ पर क्या है? उत्पादक है।
और घास को कौन खाया? टिड्डा खाया, तो ये क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डा को कौन खाया? मेढक, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। और मेढक का भोजन किसने किया? सर्प ने, तो ये तृतीयक उपभोक्ता हो गया। अगला प्रश्न है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो जीव भार का पिरामिड तालाब पारिस्थितिकी में उलट जाता है। कैसे होता है, आइए व्याख्या देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जैवभार के रेखा चित्रीय निरूपण को जैवभार का पिरामिड कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र स्थलीय अथवा आयतन जलीय में उपस्थित जैवभार उस क्षेत्र का आयतन में मौजूद सभी जीवित जीवों के शुष्क भार को संदर्भित करता है। इसे जैवभार अर्थात बायोमास कहा जाता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैवभार का पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब, समुद्र आदि में जैवभार या बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसके अंतर्गत यह जैविक एवं अजैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सही कथन है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, सही है कथन है। यह एक बंद तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र बंद तंत्र नहीं होता है, जबकि खुला तंत्र होता है, अर्थात ओपन सिस्टम होता है। इसलिए ये सी कथन सही नहीं है, अन्य 3 सही हैं। लास्ट था, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, सही है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है यह खुला तंत्र होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। ध्यातव्य है कि बंद तंत्र में पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो 4 कथन दिए गए हैं उसमें प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित रहते हैं, गलत है। दूसरा, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, ये भी गलत है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, सी कथन सही है इकोसिस्टम के बारे में, अन्य 3 गलत हैं। द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं, ये भी गलत है। कैसे, आइए प्रश्न की व्याख्या पे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं अर्थात शाकाहारी से अधिक होती है तथा शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो जो विकल्प दिया गया है इसमें धान का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। वन, झील, घास का मैदान प्राकृतिक परितंत्र हैं, जबकि धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? इस जो विकल्प दिया गया है उसमें समुद्र, घास के मैदान, वन एवं पर्वत, तो इन सभी में समुद्र जो है यह विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पृथ्वी के लगभग 71% सतह के ऊपर जलमंडल विस्तृत है। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का औसत का लगभग 95% भाग समुद्री जल होता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र सागरीय अर्थात महासागर होता है। सागरीय अर्थात महासागर पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरीय जल खारा अर्थात सलाइन होने के साथ विशाल आयरन एवं जल की विशिष्ट ऊष्मा के कारण स्थिर तंत्र है। अगला है, अधोलिखित में कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? जो विकल्प दिया गया है इसमें सी विकल्प अर्थात जनसंख्या क्या बनाएगी? समुदाय, और समुदाय से क्या बनेगा? पारिस्थितिकी तंत्र,
और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, यह भूदृश्य। तो इसलिए सी विकल्प जो है सही है। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और निश्चित क्षेत्र या भूदृश्य, इस प्रकार सी विकल्प सही है। ध्यातव्य है कि एक ही जात के जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिल कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं तथा एक निश्चित क्षेत्र या भू दृश्य में एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो टॉपिक है अगला, अभ्यारण्य एवं जैवमंडल रिजर्व। इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है, दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और यह प्रश्न जो है यूपीपीएससी की जो एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई थी 2018 में, उसमें पूछा गया है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 490.29 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 1987-88 किशनपुर पशु विहार और वर्ष 2000 में कतरनिया घाट वन्य जीव विहार को मिलाकर दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सी विकल्प बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह तमिलनाडु में नहीं है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह तमिलनाडु में न होकर ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। अन्य तीन विकल्प में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, संजय राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में न होकर यह कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में जैव आरक्षित क्षेत्रों का नाम दिया गया है, वहीं सूची 2 में भारत के राज्यों का नाम दिया गया है। जैव आरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत नौकरेक, मानस, सिमलीपाल और अगस्त्यमलाई का नाम दिया गया है। वहीं राज्यों में असम, केरल, मेघालय और उड़ीसा का नाम दिया गया है। अगर हम लोग इसको सही से सुमेलित करें तो नौकरेक जो है कहाँ पर है? नौकरेक मेघालय राज्य में, मानस असम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्त्यमलाई केरल और तमिलनाडु राज्य में विस्तारित है। सिमलीपाल ये बायो रिजर्व उड़ीसा में है और कंचनजंगा यह सिक्किम राज्य में अवस्थित है। तो इस प्रकार जो है हम लोग इसको सही से सुमेलित करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो आदर्श प्राकृतिक निवास साइबेरियन सारस के लिए राजस्थान राज्य में अवस्थित है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सारस सर्दियों में प्रवास करते हैं। वर्तमान में यह स्थान जल प्रबंधन समस्याएं, प्रवास मार्ग पर शिकार तथा अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड के क्षरण के कारण साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास नहीं है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में विस्तारित है? तो यह राजस्थान के भरतपुर जिले में विस्तारित है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार नहीं है? जो विकल्प दिया गया है उसमें आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है, जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वर्ष 1986 में स्थापित भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। इसका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल राज्यों में है। इसके भौगोलिक क्षेत्र में झाड़ियों से लेकर सदाबहार वन तक मिलते हैं। अगला प्रश्न है, येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है। तो येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अवस्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई? 1872 में की गई थी।
ओल्ड फेथफुल गीज़र इसी नेशनल पार्क में स्थित है। इसके अतिरिक्त ग्रैंड कैनियन ऑफ द येलोस्टोन नामक 32 किलोमीटर लंबी घाटी भी यहीं स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी। यह उद्यान अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान हांगुल या कश्मीरी टैग नामक जानवर से प्रसिद्ध है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यूं तो कश्मीरी मृग, गोल्डन ओरियोल तथा येलो थ्रोटेड मॉर्टेन तीनों ही दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, लेकिन दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल लाल हिरण की एक उप प्रजाति है जो मुख्यतः जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह उद्यान 1998 से 2001 के बीच रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में परिवर्तित कर दिया गया। व्यवहार में अब यह सक्रिय उद्यान नहीं है, बल्कि पूर्ववर्ती स्टेट्स रखता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जैव उद्यान स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय जैव उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। इसे दिल्ली चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। दिल्ली चिड़ियाघर को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया है। इस उद्यान की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका हिंदी नाम राष्ट्रीय प्राणी उद्यान एवं अंग्रेजी नाम नेशनल जूलॉजिकल पार्क रखा गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया है और सूची 2 में मुख्य संरक्षित वन्य पशु का नाम दिया गया है। अभ्यारण्यों में काजीरंगा, गिर, सुंदरबन और पेरियार का नाम दिया है। वहीं संरक्षित वन्य पशु के अंतर्गत बाघ, हाथी, शेर और गैंडा का नाम दिया गया है। अगर इसको हम लोग सही से सुमेलित करें तो काजीरंगा जो है गैंडे के लिए संरक्षित है, गिर शेर के लिए संरक्षित है, सुंदरबन अभ्यारण्य बाघ के लिए संरक्षित किया गया है और पेरियार अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए संरक्षित है। अगला प्रश्न है, भारत का ओशियनिक नेशनल पार्क स्थित है? तो भारत का ओशियनिक पार्क कच्छ की खाड़ी में स्थित है। भारत का ओशियनिक नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात में अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 162.89 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें नंदा देवी नेशनल पार्क को विश्व धरोहर स्थल अर्थात वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में नंदा देवी नेशनल पार्क को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है तथा वर्ष 2005 में इस सूची के तहत इसे फूलों की घाटी तक विस्तारित किया गया। अगला टॉपिक प्रदूषण से संबंधित है। प्रदूषण से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं अब हम लोग उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसके अंतर्गत पूछे गया पहला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों में कौन एक न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो हाइड्रोजन जो विकल्प दिया गया है इसमें न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन के दहन से मुख्यतः जल एवं गर्म वायु का उत्सर्जन होता है।
एक अच्छे ईंधन की यही विशेषता होती है कि वह कम पर्यावरण प्रदूषण पैदा करे और इसकी ईंधन क्षमता अधिक हो। अगला प्रश्न है, असुमेलित जोड़े को पहचान कर इंगित कीजिए। जो 4 विकल्प दिए गए हैं, एक तरफ रोग दिया गया है और दूसरी तरफ यह किस लिए होता है यह दिया गया है। तो इटाई रोग के लिए कैडमियम प्रदूषण जिम्मेदार है। मिनीमाटा रोग के लिए पारा प्रदूषण जिम्मेदार है। नॉकनी रोग के लिए सीसा जिम्मेदार नहीं है। वहीं ब्लू बेबी अर्थात बेबी रोग के लिए नाइट्रेट प्रदूषण जिम्मेदार है। पेयजल में कैडमियम की अधिकता से इटाई होता है, जबकि पारा की अधिकता से मिनीमाटा रोग हो जाता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में ब्लू बेबी नामक रोग होने की संभावना होती है, जबकि नॉक नी रोग का संबंध सीसा प्रदूषण से नहीं है। सीसा प्रदूषण से मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है। और यहाँ पर जो नॉक नी दिया गया था यही सुमेलित नहीं है, इसका सीसा प्रदूषण से कुछ संबंध नहीं है। जबकि नॉक नी रोग जो है ये फ्लोराइड की प्रदूषण से होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में निम्न में किस एक की उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है। जो विकल्प दिया गया है इसके अंतर्गत क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन क्षरण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है, जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC, HFC या HFO एक प्रमुख कारण है। ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक ध्रुवों के ऊपर परिलक्षित होता है। तो CFC क्या है? CFC एक ओजोन क्षरण कारक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है। जो विकल्प दिया गया है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं और इसी को जो है अम्लीय वर्षा के रूप में जानते हैं। पृथ्वी पर गिरकर मृदा से संपर्क कर अम्ल वर्षा मृदा को अभूतपूर्व क्षति पहुंचाती है। अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन एवं मृदा के पोषक धन आयन के बीच आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप पोषक तत्वों का निक्षालन हो जाता है एवं मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। घटना के अंतर्गत सूची 1 में घटना दिया गया है, सूची 2 में यौगिक दिया गया है। तो घटना के अंतर्गत अम्ल वर्षा, प्रकाश रासायनिक धुंध, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, ओजोन परत का क्षरण दिया गया है। वहीं यौगिक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम दिया गया है। अगर इसको हम लोग सही से सुमेलित करें तो अम्ल वर्षा जो है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिम्मेदार है। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन परत का क्षरण के लिए जिम्मेदार कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC। तो इस प्रकार सही सुमेलन है ये। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो भारत की दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी झारखंड के खमारपाट पहाड़ी से निकलकर हुगली में मिलती है। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों से प्रवाहित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में
तो यह जैविक मरुस्थल अर्थात बायोलॉजिकल डिजर्ट होकर रह गई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मार्च 2015 में निम्नलिखित शहरों में से किसको देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बताया था। तो ये पुराना करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प जो है दिल्ली है। अब जो प्रश्न इससे संबंधित आएगा वो नया करंट हो सकता है, पूछ ले। अगला प्रश्न भी करंट अफेयर से संबंधित है, तो स्किप कर देते हैं। इसके बाद का प्रश्न भी करंट से संबंधित है, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट जो जारी किया गया था उससे प्रश्न पूछा गया है। तो हम लोग डायरेक्ट 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। कथन में दिया गया है कि मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। कारण के अंतर्गत दिया गया है, उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रही है। क्यों? मृदा प्रदूषण जो है औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, इसलिए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण से अधिक खतरनाक होता है क्योंकि यह फसलों, जल स्रोतों और मानव स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है। रासायनिक उर्वरक पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जब जानवर इन पौधों को खाते हैं तो उर्वरकों के रसायन उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तरह रासायनिक कीटनाशक कीटों को मरने या नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं भी पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और फिर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। तो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक के नाम से जाना जाता है। मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है। मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। अजैव निम्नीकरण प्रदूषण मुख्यतः मानव जनित अर्थात एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। इन प्रदूषकों का या तो अपघटन नहीं होता या प्रकृति के अपघटकों के द्वारा अपघटन बहुत ही धीरे होता है। इसलिए मानव जनित जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक को नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है। तो इसमें कीटनाशक ये बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण नहीं है, जबकि मल पदार्थ, मूत्र और घरेलू अपशिष्ट ये सभी जो हैं बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण हैं। गैर जैव निम्नीकरण प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक आदि तोड़ नहीं सकते और वे पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं एवं हानिकारक प्रभाव डालते हैं। कांच, प्लास्टिक, कीटनाशक, ई अपशिष्ट तथा कृत्रिम रबड़ आदि गैर जैव निम्नीकरण अर्थात नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं, जबकि जैव निम्नीकरण प्रदूषण उन पदार्थों से होता है जो प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और कवक आदि द्वारा तोड़े जा सकते हैं और पर्यावरण में हानिकारक प्रभाव डाले बिना हानि रहित पदार्थों में बदल सकते हैं। मल, मूत्र एवं घरेलू अपशिष्ट जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक हैं। अगला प्रश्न है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। तो कोयला, पेट्रोल, डीजल ये इसका सभी का दहन जो है क्या कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो वायु प्रदूषण। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से मुख्यतः कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में व्याप्त होते हैं, जो कि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में विषाक्त गैसों या कड़की पदार्थों की वजह से अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है?
तो जो विकल्प दिया गया है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड यह द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, बल्कि PAN पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, स्मॉग और ओजोन ये सभी जो हैं द्वितीयक प्रदूषक हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड ये प्राथमिक प्रदूषक है, न कि द्वितीयक प्रदूषक। अब देख लेते हैं प्रदूषकों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक, और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषण स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं, ऐसे प्रदूषकों को प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि। ये सभी क्या हैं? प्राथमिक प्रदूषक। जबकि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, द्वितीयक प्रदूषक के नाम से जाने जाते हैं, जैसे ओजोन, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट अतः PAN, ओजोन और स्मॉग, ये सभी क्या है? द्वितीयक प्रदूषक। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि जो हैं ये क्या हैं? प्राथमिक प्रदूषक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? जो विकल्प दिया गया है उसमें ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन सभी में कार्बन मोनोऑक्साइड को सर्वाधिक हानिकारक माना जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक गैस है। जब ये हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यह गैस हीमोग्लोबिन अणुओं से ऑक्सीजन की तुलना में 200 से 250 गुना अधिक तेज़ी से संयुक्त हो जाती है, जिस कारण वायु में पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर भी सांस लेने में कठिनाई होती है, जिसके परिणाम स्वरूप घुटन महसूस होने लगती है। अतः यह बहुत हानिकारक वायु प्रदूषक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है? तो लाइकेन को जो है वायु प्रदूषक का सूचक माना जाता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण सूचक हैं। यदि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन समाप्त होने लगते हैं। लाइकेन कवक एवं शैवाल से मिलकर बने होते हैं, जो पेड़ों से तनों एवं चट्टानों आदि पर पाए जाते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक हैं। तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन प्रदूषक पाया जाता है। सिगरेट का धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण है। इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं। साथ ही फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन तथा बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी पाए जाते हैं। सिगरेट के धुएं में निकोटीन भी पाया जाता है। यह अत्यंत हानिकारक होता है। इससे आँख, नाक, गले में जलन, ब्रोंकाइटिस व अस्थमा जैसी खतरनाक रोगों का जन्म होता है। अगला प्रश्न है, भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो गैस रिस गई थी वह थी। तो कौन सी गैस रिसी थी? MIC अर्थात मिथाइल आइसोसाइनेट। भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 2-3 दिसंबर 1984 को एक भयानक दुर्घटना हुई, जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। यह दुर्घटना यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट अर्थात MIC के रिसाव के कारण हुई थी। और ये घटना कब हुई? 2-3 दिसंबर 1984। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित होते हैं। तो अम्ल वर्षा में नाइट्रिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। वातावरणीय प्रदूषक औद्योगिक निःसृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं। इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। पृथ्वी पर गिरकर मृदा से संपर्क कर अम्लीय मृदा को अभूतपूर्व क्षति पहुंचाती है। अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन एवं मृदा के पोषक धनायन
के बीच आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप तत्वों का निक्षालन हो जाता है एवं मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है। अगला जो टॉपिक है वन एवं वन्य जीव से संबंधित है। इससे संबंधित प्रश्नों को अब हम लोग हल करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सत्य नहीं है? जो 4 कथन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन सी अर्थात नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, यह सत्य नहीं है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक अतिसघन वनों का क्षेत्रफल है। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मिजोरम है, न कि नागालैंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है, जबकि प्रतिशतता के संदर्भ में सबसे कम वनाच्छादित राज्य हरियाणा है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। इसमें कथन में दिया गया है उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कारण के अंतर्गत महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। अब इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। उड़ीसा तट जो है बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। यहाँ चक्रवातों के आने की बारंबारता अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है, अतः कथन एक सही है। मैंग्रोव वन चक्रवात अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। हाल के दिनों में महानदी डेल्टाई क्षेत्र में मैंग्रोव वनों का निर्वनीकरण हुआ, जिससे चक्रवातों से होने वाले नुकसान में वृद्धि हुई है। अतः कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार मिजोरम जो है अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र रखता है। मिजोरम में कितना वनाच्छादित क्षेत्रफल है प्रतिशत के रूप में? 85.34। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 78.67, मेघालय में 75.65, नागालैंड में 73.72। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्य समूहों में किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 75% से अधिक क्षेत्र पर वह आच्छादित है? तो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर नागालैंड में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जितना है उसके 75% से अधिक क्षेत्र पर वनाच्छादन है। नागालैंड में कितना? 73.72, अरुणाचल प्रदेश में 78.67, मणिपुर में 74.28, मेघालय में 75.65, असम में 36.10 और मध्य प्रदेश में 25। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है भारत के किन स्थानों में कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन जो है ये मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। ज्वारी वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। इन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। यहाँ के वनों में सुंदरी वृक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में उष्णकटिबंधीय वन, शंकुधारी वन, कच्छ वनस्पति और पतझड़ वन दिया गया है। वहीं सूची 2 में सुंदरवन, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और साइलेंट वैली का नाम दिया गया है। अगर इसको हम लोग सही सुमेलित करें तो उष्णकटिबंधीय वन ये कहाँ पर? केरल के साइलेंट वैली में पाया जाता है, इसका विस्तार है। शंकुधारी वन यह हिमाचल प्रदेश राज्य में विस्तारित है। कच्छ वनस्पतियाँ ये पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में विस्तारित हैं। पतझड़ वन ये राजस्थान में विस्तारित हैं। सुंदरवन पश्चिम बंगाल की कच्छ वनस्पति, ज्वारी, लिटोरल तथा दलदली मैंग्रोव है। पश्चिमी हिमालयन उप अल्पाइन शंकुधारी वन नेपाल, भारत और पाकिस्तान में विस्तारित हैं। भारत में यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,
एवं संघ शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विस्तारित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क केरल के पलक्कड़ एवं मलप्पुरम जिलों में विस्तारित है। यहाँ उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वनों का विस्तार मुख्यतः गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सघन वनावरण का प्रतिशत है। तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत लगभग 12% है। भारत के सघन वनों को अति सघन वन एवं मध्यम सघन वन में बांटा गया है। ISFR 2023 के अनुसार अति सघन वन का प्रतिशत 3.12 है और मध्यम सघन वन का प्रतिशत 9.36 है। इस तरह सघन वनावरण 12.48% है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विशेषता है। तो क्या विशेषता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन की। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में पाई जाती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन में दिया गया है वन नवीकरणीय संसाधन है और कारण में दिया गया है ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं। अतः वन एवं नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इनके एक बार संपोषित दोहन के बाद पुनः दोहन किया जा सकता है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वनों से पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ती है क्योंकि वन पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला टॉपिक धारणीय विकास से संबंधित है। धारणीय विकास के से प्रश्न जो पूछे गए हैं परीक्षा में, अब हम उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के धारणीय विकास सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। 2019 में ये परीक्षा हुई थी BEO की, उसमें जो है ये 2020 के डाटा के आधार पर पूछा गया है। तो इस प्रश्न को स्किप कर देते हैं। अगला प्रश्न भी ये भी करंट अफेयर से संबंधित है, स्किप किया जाता है। अगला प्रश्न है, धारणीय कृषि अर्थात सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है। विकल्प के अंतर्गत आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना। सी विकल्प है, भूमि का इस प्रकार उपयोग किया जाना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। और चौथा विकल्प है, कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ होता है, धारणीय कृषि का अर्थ होता है कि भूमि का इस प्रकार उपयोग किया जाना कि उसकी गुणवत्ता जो है अक्षुण्ण बनी रहे। धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो यह जो है संपोषणीय विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा है। संपोषणीय विकास एक आदर्श मॉडल है जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इसका इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो सके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में वर्ष 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? तो यह जो है लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। सतत विकास लक्ष्य 6 के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात के लिए संकल्पित कर दिया गया है कि वह स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों के बारे में
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कार्यक्रम का विस्तार करें और जल एवं स्वच्छता प्रबंधन में सुधार के लिए स्थानीय समुदायों का समर्थन दें। लक्ष्य 6 के माध्यम से दुनिया के देशों ने संकल्प लिया है कि स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त स्वच्छता और साफ सफाई की सुविधा सबके लिए सर्वत्र सुलभ कराएंगे। पर्वत, जंगलों, दलदली क्षेत्रों, नदियों, जलभृतों और झीलों सहित जल से जुड़ी पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण और जीर्णोद्धार करना है। और क्या क्या लक्ष्य जो हैं इसके तहत निर्धारित किए गए हैं, ये स्क्रीन पे है, अब आप इनको पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो नीति आयोग को भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था के रूप में चयनित किया गया है। भारत में सतत विकास लक्ष्यों अर्थात एजेंडा 2030 के समन्वय एवं कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था नीति आयोग है। अगला टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम जो बनाए गए हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को अब हम लोग पूछेंगे, जो आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह 1986 में पारित किया गया था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। यह कानून पर्यावरण के संरक्षण व सुधार के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के बाद अस्तित्व में आया। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम अर्थात EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको छाता विधान अर्थात अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना है। इसे छाता विधान या अम्ब्रेला एक्ट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह जल, वायु और भूमि प्रदूषण से संबंधित विभिन्न कानूनों को एकीकृत करता है, जिससे केंद्र सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए व्यापक अधिकार मिलते हैं। अगला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया था? तो इसका गठन जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुमोदन के आधार पर किया गया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। ध्यातव्य है कि 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदलकर आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित है? तो यह 1976 से संबंधित है। भारतीय संविधान में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किए गए हैं। इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 48A यह क्या कहता है? तो यह अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। और 51A यह क्या कहता है? यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है जो पर्यावरण की रक्षा और सुधार से संबंधित है। इसको जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल प्रभावी हुआ? तो राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल NGT यह अक्टूबर 2010 से प्रभावी हुआ। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT का गठन 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत हुआ था और इसी तारीख से यह प्रभावी हो गया। इस अधिकरण का गठन पर्यावरण बचाव और वन संरक्षण तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और क्षतिग्रस्त व्यक्ति अथवा संपत्ति के लिए अनुतोष और क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। इससे जुड़े हुए मामले का प्रभावी और तीव्र गति से निपटार करने के लिए किया जाता है।
अगला जो प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। तो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में पारित किया गया। जैव विविधता अधिनियम लोकसभा के द्वारा 2 दिसंबर 2002 को तथा राज्यसभा द्वारा 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया। 5 फरवरी 2003 को राष्ट्रपति ने इस अधिनियम पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। अगला टॉपिक है पर्यावरण दिवस। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे 1972 में इसकी घोषणा की और 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 नवंबर प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि जुलाई 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी के लिए स्वच्छता संकल्प के माध्यम से 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। वर्ष 2023 के विश्व शौचालय दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? एक्सेलरेटिंग चेंज अर्थात त्वरित परिवर्तन था। वर्ष 2024 में इस विषय की थीम शौचालय शांति का स्थान पर आधारित थी। विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू निरोध दिवस प्रतिवर्ष जो है 31 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड नो टैबैको डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 31 मई को। वर्ष 2025 की थीम क्या है? अपील का पर्दाफाश, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ दिवसों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में दिनांक दिया गया है। जैसे दिवसों में विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व नगर दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व कैंसर दिवस का नाम दिया गया है। वहीं दिनांकों में 8 मार्च, 22 अप्रैल, 30 जून और 4 फरवरी दिया गया है। अगर इसको सही सुमेलित करें तो विश्व पृथ्वी दिवस को जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व नगर अथवा शहर दिवस को 31 अक्टूबर को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं और सूची 2 में दिनांक दिया गया है। तो महत्वपूर्ण दिवसों में विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व वानिकी दिवस, विश्व पर्यावास अर्थात हैबिटेट दिवस और विश्व ओजोन दिवस का नाम दिया गया है। वहीं दिनांकों में 21 मार्च, 5 जून, 16 सितंबर, 4 अक्टूबर और 10 अक्टूबर दिया गया है। अगर इसको हम सही से सुमेलित करें तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व पर्यावास दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार को मनाया जाता है और विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में कौन प्रत्येक मास के अंतिम सोमवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? तो सियरा लियोन के द्वारा यह मनाया जाता है। सियरा लियोन में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। 2018 में कार्यकारी आदेश नंबर 2 द्वारा यह दिवस हर माह के प्रथम शनिवार आयोजित किया जाता है। अगला टॉपिक है पर्यावरण से संबंधित अनुसंधान केंद्र। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, जहां विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है वह नगर है। तो यह कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में।
विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। इसके संस्थापक अनिल कुमार अग्रवाल हैं। अब ये बदल गए हैं, अब आप इसका जो है देख लीजिएगा। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो यह प्रयागराज में अवस्थित है। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के प्रयागराज में स्थित है। ध्यातव्य है कि वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में तथा पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क की स्थापना लखनऊ में की गई है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क की स्थापना लखनऊ में की गई है। इसकी नींव 21 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रखी गई थी। इसके द्वारा स्वास्थ्य देखभाल, कृषि बागवानी, पर्यावरण, औद्योगिक अनुप्रयोग एवं ऊर्जा आदि क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी अर्थात NCMB किस शहर में स्थित है? तो यह जामनगर में स्थित है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। इस केंद्र का उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्रों में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना है। यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। गौरतलब है कि जामनगर के निकट स्थित मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। तो विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूचीबद्धता रेड डाटा बुक में होती है। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता रेड डाटा बुक में होती है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा किस शहर में ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। तो करंट अफेयर के प्रश्नों को स्किप करते हैं, कोई औचित्य नहीं बनता है। ये 2019 के करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न भी ये भी देख लेते हैं, करंट से नहीं है। समाचार में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। और दूसरा कथन दिया गया है, वर्ष 2002 में जोहानिसबर्ग में हुए धारणीय विकास पर शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार जो पहला कथन है सही है, दूसरा कथन गलत है। क्यों? आइए प्रश्न की व्याख्या में देखते हैं। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। विभिन्न संगठन एवं संस्थानों से कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं। UNEP का मुख्यालय स्थित है। तो UNEP का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी में अर्थात केनिया में अवस्थित है। नीरी अर्थात राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। यह नागपुर में अवस्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? अभी ऊपर के प्रश्न में देखा तो इसकी स्थापना 1958 में नागपुर में की गई है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अर्थात नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी की स्थापना वर्ष 1958 में नागपुर में की गई थी। वर्तमान में इसके निदेशक डॉक्टर S. वेंकट मोहन हैं।
अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में अवस्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो पृथ्वी के मुख्यतः वातावरण की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर कार्यकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। तो इतने प्रश्न जो हैं आयोग द्वारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो इसी के साथ जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी के प्रश्नों को हम लोग ने हल कर लिया है इस वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।